Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। हुआ क्या कि एक बार अब्राहम लिंकन को कहा गया कि अगर आपको एक पेड़ कट करने के लिए 6 आवर दिए जाएं, वो पेड़ बहुत ही विशाल हो और आप क्या करोगे? तो अब्राहम लिंकन का कहना था कि मैं फर्स्ट 4 आवर्स अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाऊंगा, ताकि जब मैं अपनी कुल्हाड़ी से वार करूं तो मेरा एक वार 100 के बराबर हो। एग्जैक्टली हमें भी वही करना है। अब एग्जाम्स आने वाले हैं, CHSL का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया और आप जो भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको इतना प्रिपेयर कर लेना है कि आपका हर एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्रैक होता चला जाए। ठीक है, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, आज से पहले मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कि कौन सा सोर्स हमने किस संविधान से अडॉप्ट किया है, और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ शेड्यूल्स आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। दोनों ही टॉपिक बड़ी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर कभी भी जाइए, सर्च कीजिए और उनको देखिए। ठीक है, पर पहले ये वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टैप करें। इससे क्या होगा, जब भी हमारे चैनल की ओर से कोई अपडेट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। ये मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखा करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, अब देखिए, यह है हमारा संविधान। जब हम इसको ओपन करते हैं, सबसे पहला पेज क्या आता है, प्रियम्बल आती है, और उसके बाद पार्ट्स, शेड्यूल्स के बारे में सारी डिटेल आती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी पढ़ाया है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान बोलते हैं। जब ये बनकर तैयार हुआ था, इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थी, जो कि अब कितनी हो गई हैं, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे पॉसिबल हुए? ये हुए अमेंडमेंट से। मैंने आपको लोगों को पहले भी पढ़ाया है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। तो वो हमारे संविधान में 368 आर्टिकल में एनश्रिंड है, और अब तक कितनी हो चुकी है, 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनने में टाइम कितना लगा था, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज। इसको हम आज इसके हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 25 पार्ट्स मेंशन है, तो हम आज इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और हाँ, आज आपको ये 25 पार्ट्स की रियलिटी भी समझ में आने वाली है कि ये है कैसे, कि हम जब बना था 22 पार्ट्स थे और अब 25 हो गए हैं। तो इसके बारे में आज आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आप बोलोगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो इससे पहले हमने शेड्यूल्स पढ़ी, से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी। टोटल कितनी थी, 12 थी, और इसके लिए हमने एक ट्रिक यूज किया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है TEARS, टीयर्स, OF ऑफ, OLD ओल्ड, PM। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको 12 के 12 शेड्यूल्स का प्रॉपरली आपको ये याद हो जाएंगी। T से क्या था, टेरिटरी यानी स्टेट एंड टेरिटरी की बात थी। E से एम्यूलमेंट्स, उनके अलाउंसेस। A से था अफर्मेशन ऑथ। R से था राज्यसभा। S से था शेड्यूल्ड एरियाज। O से था अदर शेड्यूल्ड एरियाज। F से था फेडरल सिस्टम। O से था ऑफिशियल लैंग्वेजेस। L से था लैंड रिफॉर्म्स। D से था डिफेक्शन, इसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था। P से पंचायत और M से म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, आपको ये याद रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे आज का टॉपिक की पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में हमने अभी पढ़ा कि स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे, अब 25 हो गए हैं। तो अब हम उनको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, किससे डील करता है कि हमारा देश और उसके जो राज्य हैं, उसका एरिया है, उसके रिगार्डिंग ये सारा फर्स्ट पार्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर मैंने देखिए स्टार भी लगाया है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है वो हमारे किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सेकंड पार्ट में है। किस में है, आपको याद रखिएगा, सेकंड पार्ट में। और किस आर्टिकल के अंडर, 5th से 11th। ओके, आर्टिकल आप लोगों को इतना याद नहीं रहेगा, बट आप ये याद रखिएगा
कि सेकंड आर्टिकल किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से, ठीक है। थर्ड पार्ट ये आप सबको याद होगा, जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं, तो ये थर्ड पार्ट में है, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं ना थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट में है और किस आर्टिकल से, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप बोलोगे कि 12 to 35, ओके। इसकी बात कर लेते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं जो हमें मिले हैं, तो वो हम हमेशा बोल देते हैं कि 6 है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको अच्छे से पता होगा रेमेडीज वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संवैधानिक उपचारों का जो प्रोविजन है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। हमने अभी बात की है राइट टू इक्वालिटी, इसमें समानता की बात है, ये आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया भी गया है। इक्वालिटी जहाँ सब बराबर हैं कानून के समक्ष, कोई भी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, ठीक है। छुआछूत की समाप्ति, आर्टिकल 17 आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, वो सब इसमें आता है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता है आपको घूमने फिरने की, कहीं भी रिसाइड होने की, रिसेटल होने की, कोई भी एसोसिएशन बनाने की, भाषण देने की, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। और इसमें याद रखिए, इसमें राइट टू लाइफ भी है, और जो प्रिजनर्स को राइट मिलते हैं, कैदियों को, तो वो भी इसी के अंडर ही आता है। प्रिजनर्स के राइट हैं जो, कि उनको बिना कोई वैलिड रीजन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अगर किया भी जाता है तो 24 आवर्स में कोर्ट के समक्ष उनको पेश किया जाएगा, ठीक है। तो उनको रीजन बताना पड़ेगा पहले कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, छोटे छोटे बच्चों से जो उनसे फैक्ट्रीज में लेबर करवाते हैं, चिल्ड्रन से 14 एज के नीचे, तो और जो फिर जबरन कईयों का देह व्यापार किया जाता है, ठीक है, बच्चों को बेचा जाता है, गर्ल्स को सेल किया जाता है, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं उसको, उसके अगेंस्ट ये राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसके लिए आप जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करना चाहते हो, चंदा इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी आप कोई भी फंक्शन करना चाहते हो, कोई त्योहार सेलिब्रेट करना चाहते हो, कोई भी रिलीजन अपनाना चाहते हो, अपना सकते हो, पूजा पाठ जो करना है। तो स्टेट का तो हमारे देश में कोई, देश का कोई रिलीजन नहीं है, तो हमारे देश में ये है, हमारा देश सेकुलर है। सेकुलर मीन्स धर्म निरपेक्ष, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को प्रमोट करने की आजादी देता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो आप अपने कल्चर को, अपने किसी भी धर्म से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसको प्राइवेट लेवल पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई मना ही नहीं है, कल्चर को आप सेलिब्रेट करिए, बढ़ाइए जैसे मर्जी। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इसमें क्या है, अगर हमारे कोई अधिकार हमसे छीन रहा है या उनको हमें एंजॉय करने से रोक रहा है, तो हम कोर्ट की शेल्टर ले सकते हैं जाकर, ठीक है। तो इसके अंदर 5 रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं, तो आपको उसके बारे में मुझे बताना है कि वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं अपने राइट्स को पाने के लिए, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया अच्छे से। हमने ये पढ़ा था कि जो राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में मेंशन है, 12 to 35 आर्टिकल के अंडर, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ये देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, राइट है जो राइट टू इक्वालिटी है, हमने देखा ना भी समानता का अधिकार है, तो वो 14 से 18 के अंडर है। राइट टू फ्रीडम है वो 19 से लेकर 22 के बीच में है, हमने पढ़ा था फ्रीडम का। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या था, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात थी, ये 23 से 24 में है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किस में है कि हमें धर्म अपनाने की, किसी भी धर्म को प्रमोट करने की, तो उसकी क्या है, 25 से लेकर 28 के अंडर है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, इसमें क्या है 29 से लेकर 31 तक है। और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35 तक, ओके। ये आपको याद रहेगा। और आपको मुझे बताना है कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, अभी मैंने बात की थी कि 5 रिट्स हैं, रिट्स वर्ड होता है WRITS, रिट्स। ये जो रिट्स हैं हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 5 की 5 आपको मुझे इनके नेम बताने हैं। पता है आपको, नहीं पता है, चलो मैं बता देती हूँ। तो ये कौन कौन सी रिट्स हैं, 1 मिनट मैं बता देती हूँ आपको, स्पेस थोड़ा ले लेते हैं इधर।
ये रिट्स कौन सी हैं? हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडामस, ठीक है, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेरिटोरी, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखिएगा और सीरियल ऑर्डर में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको इसके अंदर के अगर प्रोविजंस पता है कि ये रिट्स हैं जो कोर्ट कब जारी करती है, किस किस के रिगार्डिंग कर दी, अगर आप ये मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। आइए, अक्सर बार बार ये पूछ लिया जाता है, रिपीट मोड पे ही चलता है ये क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको डीपीएस भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? ये एक तरह की गाइडलाइंस हैं जो हमारे भारतीय संविधान ने राज्यों को प्रोवाइड की हैं। ये एक तरह का उनके लिए टॉर्च बियरर है। ये होता है ना, जैसे अंधेरे में एक टॉर्च से हम रोशनी दिखाते हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल हमारा जो संविधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यों को थोड़े दिशा निर्देश देते हैं कि आप अपने स्टेट में ऐसे ऐसे काम कीजिए, आपके स्टेट के वेलफेयर के लिए ये काफ़ी काम आएगा, आपका जो रूल रेगुलेशन है बड़ा ही अच्छे से चलेगा। तो ये क्या है? एक तरह की गाइडलाइंस है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स को दी हुई गाइडलाइंस भी हैं और ये 36 से 51 में एंशन्ड है। ओके, फोर्थ पार्ट में है ये, इतना आपको याद रहेगा। ये टॉर्च बियरर है एक तरह का, उनके लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं ये, इतना हो गया। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ही। ये है पार्ट 4 ए में, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 ए में है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा भाग है उसमें ये दर्ज किए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए, एक सिक्का होता है, हेड एंड टेल होता है ना उसका, हेड और टेल, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एज इट इज ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं कि आपको मौलिक अधिकार तो मिल गए हैं, पर उसके साथ आपको थोड़े कानूनों का, कर्तव्यों का पालन भी करना होगा, ठीक है। उसके बिना इन दोनों को कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। तो वही है कि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे संविधान के 4 ए पार्ट में मेंशन की हैं, ठीक है, और 51 आर्टिकल में है, ये तो आपको याद रहेगा, 51 ए। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि भारत के संविधान का हर व्यक्ति अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को वो मेंटेन करेगा, मीन्स कि ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, जब ये संविधान बनकर रेडी हुआ था तब हमने इसमें कितने स्टार्टिंग में ड्यूटीज मेंशन की थी? 10, पर अब ये 11 हो गई हैं। अब ये 11th के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है और ये किसके रिगार्डिंग है और कब ये इसको हम लोगों ने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया। ओके, इतना हो गया। अब देख लीजिए, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो पार्ट 3 में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 4th में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज 4th ए में। ओके, इतना हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं 5th पार्ट की। ये किससे डील करता है? ये यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग पढ़ते हो ना आप लोग? ये आप मुझे मेंशन करके बताइए कि हाल में ही इंडिया का कैग किससे बनाया गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने आपसे पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज में 11th ड्यूटी कौन सी है, वो आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया कि हाल ही में कैग किसको अपॉइंट किया गया। 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि ये पार्ट 5th है वो यूनियन गवर्नमेंट की से डील करता है। इसमें एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप कह सकते हो कि 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स इसके अंदर ही आते हैं। ओके, इतना हो गया। अब एज इट इज जैसे हमने पार्ट 5th में यूनियन गवर्नमेंट का पढ़ा है, तो 6th में स्टेट गवर्नमेंट का सेम यही पॉइंट्स इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसका सारा रूल है कि इसमें एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, इनके लेजिस्लेटर क्या है, उनकी पावर्स क्या हैं, और स्टेट जुडिशरी के बारे में, तो वो सब हम 6th पार्ट में पढ़ते हैं। ओके, अब पार्ट 6th के बाद बात आती है पार्ट 7 की। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए कि जो पार्ट 7 है वो पहले किससे डील करता था? स्टेट्स इन बी पार्ट शेड्यूल
ये इसको क्या हुआ, ये डिलीट कर दिया गया, अब ये नहीं है। पार्ट 7 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको किस आर्टिकल के या किस अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट किया गया, ये देख लीजिए। ये 7th अमेंडमेंट के द्वारा एक सातवां संविधानिक संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा 1956 में 7th पार्ट को डिलीट कर दिया। अब ये है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 8th पार्ट की। 8th पार्ट में क्या है, द यूनियन टेरिटरीज। हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। हमारे इंडिया में अभी कितनी है यूनियन टेरिटरीज, कितनी है बताइए, याद है आप लोगों को? अभी हमारे इंडिया में 8 है, पहले 7 होती थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें ऐड हो गई थी, तो ये 9 हो गई थी। बट अब फिर 8 हो गए, क्योंकि दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब ये 8 हो गई हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रहेगा। ओके, यूनियन टेरिटरीज की बात हो गई। और आपको ये भी पता होगा यूनियन टेरिटरीज स्टेट से अलग कैसे हैं, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका रूल होता है। जैसे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका अपना शासन होता है, बट यूनियन टेरिटरीज में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। ठीक है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ओके, आइए आगे देख। एक और बात, बाकी तो यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं होते, सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज में सीएम है। किस किस में? पुडुचेरी में एंड दिल्ली में। इन 2 में ही सीएम हैं, पुडुचेरी और दिल्ली में। इसके अलावा जो 6 बचती हैं उनमें सीएम नहीं है, उनमें केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट किया गया होगा। आइए उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 9th की, 10th की, और सॉरी 10th नहीं है, ये 9th A और उसके बाद 9th B। अब देखिए, इसको मैं आपको कोरिलेट करके पढ़ाती हूँ। पार्ट 9th, 9th A, 9th B। ये जो 9th है वो पंचायत से डील करता है, 9th A म्यूनिसिपैलिटीज एंड 9th B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब पंचायत के बारे में आपको पता है कि इंडिया में 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का। उसमें क्या है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल में क्या आ जाती हैं कि बिल्कुल निम्न पद्धर पर जो सरकारें, जो हमारी सरकारें हैं, सरकार कह सकते हो, पंचायतें हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। अब देखिए, हमने पंचायत की बात की कि चलो विलेजेस में तो पंचायत होती हैं, ये तो हमें पता है। अब जो सिटीज हैं, नगर हैं, उनमें क्या होती हैं? म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ताकि उनका संचालन अच्छे से चले, इतना पता है। अब उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। 9th B में है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है। इतना समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे 10th शेड्यूल की पार्ट की बात करते हैं। 10th में क्या है? ये 10th पार्ट किससे डील कर रहा है? द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से। ओके, कि जो भी हमारे देश के इसको हिंदी में छोड़िए, मुझे हिंदी में नहीं पता है। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो भी जंगली एरियाज की बात हो रही है और शेड्यूल्ड एरियाज की बात हो रही है, तो उसके बारे में कौन सा पार्ट डील करता है? 10th करता है, ये याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ये देखिए इस स्टार से मार्क किया, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आपको सभी के सभी रट जाएं। मेरा एक्चुअली में मोटिव ये है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पार्ट्स आपको याद हो जाएं, क्योंकि जब एग्जाम में आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन वहां से जरूर अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, अब देखिए, अब 11th पार्ट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है, तो उसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है कि ये किससे डील करता है? रिलेशन बिटवीन दी यूनियन एंड द टेरिटरीज। हमने एक वीडियो में क्या पढ़ा था कि इंडिया में हमने पढ़ा था कि क्वासी फेडरल सिस्टम है। क्या था? क्वासी फेडरल मीन्स फेडरल सिस्टम तो है बट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, कि फेडरल सिस्टम है पर उसमें पार्लियामेंट्री फीचर्स भी हैं। पार्लियामेंट्री फीचर्स से क्या मतलब है कि देखिए, फेडरल सिस्टम से क्या है कि हर स्टेट की अपनी सरकार होगी, और पार्लियामेंट्री से क्या है कि जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, वो मजबूत हो गई। तो हमने कनाडा का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये किस पार्ट में है प्रोविजन? 11th पार्ट में, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द टेरिटरीज। ओके, उसके बाद
ये देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, मैं बताती हूँ। वैसे तो 12th पार्ट किससे डील करता है? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, कि पैसे से लेन देन जो भी बातें हैं उनकी बात 12th पार्ट में है, कि वित्त से संबंधी, जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधी और आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके संबंधी 12th पार्ट बात करता है। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले फंडामेंटल राइट में होता था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, जब हमारा संविधान बना, हमने उसमें फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 थे, ठीक है। बट बाद में ये राइट टू प्रॉपर्टी, इस राइट को वहां से रिमूव कर दिया गया और पार्ट 12 में आकर 300A आर्टिकल में एज लीगल राइट, एक कानूनी, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कानूनी राइट है, ठीक है, लीगल राइट है, तो एज 300A में इसको ऐड कर दिया गया। ओके, ये तो आपको याद रहेगा। 12th पार्ट में है राइट टू प्रॉपर्टी 300A आर्टिकल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं 13th पार्ट की, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये देश के अंदर ही व्यापार करने का जो राइट है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। उसके बाद 14 पार्ट किससे डील करता है? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। जितनी भी सर्विसेज यूनियन लेवल पे यानी पूरे देश के लिए और जितनी सर्विसेज स्टेट्स में है उसके बारे में बात किस में है? पार्ट 14 में। ओके, चलिए एक नेक्स्ट आर्टिकल ऐड कर लिया था 14A, ठीक है। ये सब जो A B का जो भी इशू है ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ और आपको लास्ट में बहुत मजा आने वाला है इसको सुनकर पढ़कर। अब 14A में ट्रिब्यूनल्स की बात हुई है। ट्रिब्यूनल्स क्या होती हैं? ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो कि दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होने पर उनके इश्यूज को सोल्व करती हैं। अब आप लोगों ने SYL ये SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक, हरियाणा पंजाब के बीच में सतलुज यमुना लिंक के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके ऊपर की बात थी ना, एक केस था। तो वो क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, ट्रिब्यूनल्स, वो इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने की कोशिश करती हैं। तो ये 14th A पार्ट में मेंशन है। ओके, अब उसके बाद फिर से एक आपका, ये देखिए स्टार देखकर आपको समझ आ गई होगी कि फिर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया जिसको आपको रटना ही रटना है। तो इलेक्शंस की बात है। अब हमारा देश है, डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इलेक्शंस किस पार्ट में है? पार्ट 15th में, ठीक है। 15th पार्ट में है इलेक्शंस। अब इलेक्शंस यूनियन लेवल पर होते हैं, पूरे देश के होते हैं, फिर स्टेट लेवल पर होते हैं, फिर ग्रास रूट लेवल पर होते हैं। अब जो नेशनल लेवल पर होते हैं उनको कौन करवाता है? हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल में ही इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला आपको, ठीक है। अब देखिए इलेक्शंस की बात हो रही है, तो जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। स्टेट लेवल पे होते हैं तो वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। जो ग्रास रूट लेवल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत के, तो उनको भी स्टेट का इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जो पंचायत के इलेक्शन है वो कौन सी संस्था करवाती है, तो वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 16। अब 16 किससे डील कर रहा है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। कुछ क्लासेस हैं जिनको हमारे देश में थोड़ा रिजर्व कैटेगरी में मान लेते हैं, तो उनके जो प्रोविजंस हैं उसके रिलेटिंग जो 16 पार्ट है वो मेंशन है हमारे संविधान में, 330 आर्टिकल से लेके 342 तक। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो 17th है। वो देखिए 17th में किससे डील करता है? लैंग्वेजेस से। और हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेजेस को प्रमाणित किया गया है? 22 को। आर्टिकल आपसे हमेशा ये पूछा जाता है कि हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में है? 341, 343 इसका पार्ट 1 में, ठीक है। ये 1 जो ब्रैकेट में डालते हैं इसको क्लोज बोलते हैं, 343 की क्लोज 1 में। ओके, तो आपको याद रखना हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज
17th पार्ट में है और 343 क्लोज 1 में मेंशन है। ओके, इतने याद रहेगा। ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको, स्टार वाले बिल्कुल याद रखने हैं और लास्ट में इसका मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अब ये देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए हम लोग आपके लिए इतने एफर्ट करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी पीपीटी प्रिपेयर करते हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और सुनकर आपको याद भी हो जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, 352 से 360 तक है, ये आप लोगों को रटी पड़ी होंगी। 352 360 से लेकर 360 तक। अब देखिए सबसे पहले 352 में कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी। क्या है कि जब भी कोई हमारे देश के ऊपर बाहर से आक्रमण होगा, जैसे 1962 में चाइना ने किया, 1965 में पाकिस्तान ने किया, अगेन 1971 में फिर पाकिस्तान ने किया, तो वो क्या होता है कि हमारे देश पर जब कोई विपदा आ जाती है तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं और पूरे देश पर हमारे प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है पूरे देश के ऊपर। तो ये किस आर्टिकल में है? 352 में। अब उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, ये किस में है? 356 में। इसमें क्या होता है कि जब स्टेट की अंदरूनी मशीनरी का जो इंटरनल सिस्टम है वो फेल हो जाए, इंटरनल फेलियर कह सकते हो आप, ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है कि हमारे राज्य में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो प्लीज आप इमरजेंसी यहाँ पे लगा दीजिए। तो तब स्टेट इमरजेंसी लगती है। ठीक है, देखिए 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, और उसके बाद ये देखिए ये सब लग चुके हैं। किसी न किसी स्टेट में कोई ना कोई इमरजेंसी लग जाती है, हम लोग इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। बट ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 आर्टिकल में है, ये हमारे देश में आज तक नहीं लगी और भगवान करे कभी लगे भी ना। ठीक है, तो देश में आर्थिक तौर पर जब संकट आ जाए, मंदहाली हो जाए, गरीबी हो जाए बुरी तरह से, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इमरजेंसीज वाला ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तक मैंने आपसे कमेंट में 3 क्वेश्चन का आंसर पूछा था, अब 4th भी आ गया है कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमने किस कंट्री से लिया है या फिर किस एक्ट से लिया है। ठीक है, और उसके बाद इसके सस्पेंशन की बात भी किस कंट्री से हमने अडॉप्ट की है। ठीक है, ये चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 4 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। उसके बाद 19th पार्ट, ये किससे डील करता है? मिसलेनियस। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो कभी जाइए गूगल पे सर्च कीजिए 19th पार्ट में क्या क्या है। उसके बाद 20th पार्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फनी सा इमोजी भी लगाया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है? अमेंडमेंट के बारे में लिखा है, संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने जो ली है, आपको याद होगा हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है, करवाया था ना मैं लास्ट वीडियो में। साउथ अफ्रीका से ली है हमने कि जब भी हमें कुछ लगता है कि कुछ कोई भी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में आउटडेटेड हो गया है या रेलेवेंट नहीं रहा है आज के टाइम्स में, और कुछ न्यू फीचर ऐड होना चाहिए। ठीक है, बदलते टाइम के साथ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने एक अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है कि संविधान में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं हम। तो वो 368 आर्टिकल में मेंशन है। साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट किया है, याद रहेगा, करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया अब तक इंडिया में 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और अगर आपको कोई हाल ही में कोई अमेंडमेंट हुई याद है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अच्छा लगेगा हमें कि आप रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, अब उससे आगे देख लीजिए। उसके बाद है 21st पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसमें क्या है कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 369 आर्टिकल से 392 तक। अब देखिए हम बिल्कुल लास्ट तक पहुंच रहे हैं, बड़ी जल्दी वीडियो आगे आगे चल रही है। अब देखिए 22nd, ये लास्ट है। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे संविधान में तो अब 25 पार्ट्स हो गए हैं और मैंने तो आपको 22 करवाए हैं। अभी आपकी ये जो चिंता है इसको दूर कर दूंगी, पहले 22 पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो 22nd पार्ट है वो किससे डील करता है? शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एटसेट्रा, कि कोई भी किसी को कोई टाइटल मिला है, ठीक है, किसी चीज का कोई टाइटल है और वो टाइटल की कमेंसमेंट कब से हुई, कब से वो चालू हुआ है, लागू हुआ है,
तो उसके रिगार्डिंग है, ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोगों को ये पता है, हम लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, और 395 है हमारा लास्ट वन है, लास्ट आर्टिकल है, और ये सच है। इससे आगे आर्टिकल नहीं है। हम लोग बोल देते हैं ना कि 48 हो गए हैं, इससे आगे कोई नहीं आया, वो पीछे ही ऐड हुए हैं। अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग ऐड कर देते हैं ना कि 9th ए, 9th बी, ठीक है, ऐसे। तो एज इट इज यही हुआ कि ये जो पार्ट्स हैं, लास्ट तो 22 पार्ट ही है, 22nd, ठीक है, ये लास्ट वन है, ये लास्ट है 22nd। बट हमने जो हम बोल रहे हैं कि 25 हो गए हैं, 3 को ऐड किया, वो कैसे किया, हम लोगों ने कहीं जगह पे पढ़ा है ना, 9A, 9B, 4th A, राइट, ऐसे पढ़ा था, तो वो ऐड हो गए थे, ठीक है, ऐड ऑन हो गए थे। तो टोटल अब कितने हैं, 25 हैं। और एक हमने ये भी पढ़ा था कि 7th है वो डिलीट हो गया, ठीक है, ये पढ़ा था, याद रखिएगा। तो काउंटिंग वही की वही है, 25 है, बट लास्ट 22 ही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि न्यू हमने कौन कौन से ऐड किए थे, जो आपने ऊपर ध्यान से नहीं देखे थे। मैं नीचे आपको दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ। ये देखिए, 4 पार्ट्स हैं जो दोबारा ऐड हुए हैं। ये देखिए, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 9th है म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उस यहाँ पे सोसाइटीज था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था हमने, SYL लिंक याद होगा, सतलुज यमुना लिंक, ठीक है। तो ये पार्ट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 + 4 26 हो गए। अरे भूलिए मत, 7th पार्ट डिलीट भी तो हो गया ना, तो 26 में से 1 गया, 25, ठीक है। अब कितने हैं पार्ट्स, टोटल 25 ही हैं, ओके। तो ये क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 7 वॉज डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट। ये आप याद रखिएगा, 7th पार्ट को 7th ही अमेंडमेंट से डिलीट किया गया, ठीक है। तो कितने हो गए, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 25 हैं, और आर्टिकल्स भी वैसे तो 395 लास्ट है, बट कितने हो गए अब, 448, ओके, क्लियर है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है। चलिए आगे हम ऊपर डिस्कस किए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स जो मैंने पिंक कलर के स्टार से हाईलाइट किए थे, अब हम उनको रिकॉल करेंगे, क्योंकि यही है वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 1 किससे डील करता है, यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है, कि देश और उसकी स्टेट्स, उसके एरियाज सबसे डील करता है पार्ट 1। पार्ट 2 किससे करता है, सिटीजनशिप, हम इंडियन है ना, हमारी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन, वी आर इंडियन। ये तो नहीं है कि आप स्टेट के नागरिक अलग से हो, कि आप कहो कि मैं महाराष्ट्र का नागरिक अलग से हूँ, पंजाब का अलग से हूँ, हरियाणा का अलग से हूँ, जो भी है, नहीं, आपका स्टेट का कोई आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स कि आपको कोई वहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। आपके पास जो भी सिटीजनशिप है वो इंडियन है, एक है। आपके पास सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिस्टम नहीं है। जम्मू कश्मीर में था 370 आर्टिकल में, बट वो भी अब नहीं रहा, ओके, वो एबोलिश हो गया है 370 का आर्टिकल वाला, ओके। चलिए पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट से, और कितने हैं, 6, आपको पता है। ये किससे है, 12 to 35, ओके। हाँ, अब तक मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, 5वां और पूछती हूँ कि जो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप मुझे बताएंगे रेमेडीज में कौन कौन सी रिट्स हैं जो हमको प्रोवाइड की गई हैं, कि हम जब हमारे कोई अधिकार छीन रहा है हम कोर्ट की शरण जाके ले सकते हैं, तो कौन कौन सी रिट्स हैं जो कोर्ट अप्लाई कर सकती है, वो कौन से आदेश दे सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिट, ठीक है। तो आपको मुझे बतानी है वो कौन कौन सी रिट्स हैं। पार्ट 3 भी हो गया। अब उसके बाद है पार्ट 4 डीपीएस। डीपीएस क्या था, याद कीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 में है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, एक सिक्के के 2 पहलू बताया था ना, हेड एंड टेल। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी फुलफिल करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए
आपको खाने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी का खाना खा जाइएगा। आपको अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल करनी है, दूसरों की अधिकारों का भी ध्यान रखना है कि हाँ उनके पास भी राइट्स हैं, ठीक है। तो कुछ ड्यूटीज हैं जो फुलफिल करनी है आपको। ये बस एक एग्जाम्पल था, वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गई हैं, मैंने आपको बताया था, और 11th के बारे में मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, ठीक है। आइए उससे आगे बात कर लेते हैं। उससे आगे है पार्ट 11th, ये किससे डील करता है? पंचायत से। पार्ट 12th, ये राइट टू प्रॉपर्टी एज लीगल राइट, ये मैंने आपको बताया था, किस आर्टिकल में था? 300A में। अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद पार्ट 14, इलेक्शन से संबंधित। पार्ट 14 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि देश में जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके टीम मेंबर होंगे, ठीक है। तो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन वो सब आ जाता है इसमें, इलेक्शन कैंपेन की सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद पार्ट 17, ये किससे डील करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज से। इसमें एक्चुअली लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको जानबूझकर रिकॉल करवाने के लिए किया। हिंदी बताया था ना मैंने आपको, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की अपनी कोई देश की एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हमारे कागज पत्र जो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप होते हैं नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो। वो किस आर्टिकल में था? 343 में, ठीक है। क्लोज 1 भी थी। उसके बाद पार्ट 18 किससे डील करता है? इमरजेंसी प्रोविजन से, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़ी थी, 3 थी। कौन कौन सी इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े थे ना हम लोग? 3, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ी थी 352 में, 356 में एंड 360 में। ओके, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। और 20th पार्ट है जो ये भी काफी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने के बाद अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में पॉलिटी के सेक्शन में आ चुकी हैं ये क्वेश्चंस। हो सकता है वर्डिंग चेंज हो गई हो, थोड़ा मॉडिफिकेशन का वे हो, बट फिर भी मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पे राइट किया है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। ये देखिए, हमने ड्यूटीज की बात की थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी हमने, कि हेड एंड टेल का एग्जांपल दिया था मैंने, कि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कुछ ड्यूटीज को, कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो वो ड्यूटीज की बात की थी हमने आर्टिकल 51A। माफ कीजिएगा, यहाँ ए लिखना मुझसे छूट गया है, तो आप याद रखिएगा 51A। ओके, तो किस पार्ट में है ये फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो संविधान के 4th A पार्ट में है। 4th में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और ये 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और ये किस कंट्री से अडॉप्ट की थी हमने? USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। रशिया का समझते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन, USSR, क्योंकि जब शीत युद्ध का काल था उस समय हमें पता कि पूरा विश्व 2 हिस्सों में बंट गया था। एक था USA एंड दूसरा क्या था? USSR। तब USSR में 15 कंट्रीज थी, जिसमें रशिया सबसे बड़ा था, ठीक है। तो 1991 में जब रशिया ब्रेकडाउन हुआ तो उसकी जगह किसने ले ली? रशिया ने, क्योंकि सबसे बड़ा लीडिंग कंट्री तो रशिया ही था, ठीक है। तो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया है। तो ये 51A आर्टिकल में मेंशन है। ओके, पार्ट 4th A याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन। कौन सा पार्ट डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? कौन सा आर्टिकल? देखिए, पार्ट 15 है, ये आप देख रहे हैं, पार्ट 15, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको रोमन काउंटिंग में। जो पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें ये तो पता चल गया क्वेश्चन कि इलेक्शन से डील करता है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 324, 324 जो आर्टिकल है वो इलेक्शन से डील करता है। अब यहाँ देख लीजिए, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 51A किससे डील करता है? फंडामेंटल ड्यूटी से। 324 किससे करता है? इलेक्शन से। 343 किससे करता है? हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने पढ़ा था ना ये ऊपर, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज था।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो आर्टिकल्स हो गए। तो हमें पता चलता है कि 324 किससे डील करता है, इलेक्शन से। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में निहित हैं या लिखित हैं? तो किस में है? ये तो आपको इजीली याद होगा, फिर भी आपको मैं आपके आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। पार्ट सेकंड हमने पढ़ा सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट फोर्थ किस क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड पार्ट फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। पार्ट थर्ड किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसके बाद अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नाउ नो मोर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट है जो अब फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है? हमने पढ़ा था ना, ये देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हमने पढ़ा था चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तो राइट है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो एक्शन लेने का राइट है हमारे पास। उसके बाद था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी हमने पढ़ा था कि 5 रिट्स हैं जो कोर्ट जारी कर सकती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का था। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, इसकी बात हम बाद में करेंगे। राइट टू लाइफ, ये भी हमने पढ़ा था। ये देख लीजिए जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ा था। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हुआ था कि इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, लीगल राइट। और किस आर्टिकल में मेंशन किया था इसको? 300A। ठीक है, तो किस पार्ट में आ गया अब ये आ गया है अब 12th पार्ट में। ठीक है, किस पार्ट में आ गया है? 12th में। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपने हमारी वीडियो से कुछ तो सीखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोग अक्सर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो देखिए इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप हमें लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजनशिप। अब देखिए, हमने पार्ट 1 में पढ़ा यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 की बात हम बाद में करते हैं। पार्ट 3 में पढ़ा हमने फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 में क्या पढ़ा था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या था? जो पार्ट 2 है वो किससे डील करता है? सिटीजनशिप से। ठीक है, सबसे पहले यूनियन टेरिटरी, जो हमारा यूनियन हो गया और उसकी टेरिटरीज, उसकी बात थी पार्ट 1 में। अब यूनियन है, देश है, तो उसके सिटीजन होंगे, सिटीजन 2nd नंबर पे बात हुई है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। उसके बाद एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की दिल और आत्मा कहा गया है? ये देखिए यहाँ पे भी है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये आर्टिकल 32 है जो, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है? सोल एंड हार्ट। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल को आप जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, अभी हमने ऊपर बात की, 4th पार्ट किससे डील करता है? याद कीजिए, नहीं याद कर पा रहे हैं? देखिए पार्ट 3 किससे रिलेटेड था? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन की बात थी वो किस में थी? पार्ट 15 में थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किस में थी? याद कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज 4th A में। ठीक है, तो वो पार्ट 4th की बात कर रहा है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। 4th पार्ट में किसकी बात हो रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। अब पार्ट 5 की बात करें तो ये यूनियन गवर्नमेंट से डील करता है। पार्ट 6 कितने करता है? स्टेट गवर्नमेंट से। एंड पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, किससे? इलेक्शन से। ठीक है, तो रह गया पार्ट 18, यही है हमारा आंसर, जो क्या है? हमें इमरजेंसीज प्रोवाइड करता है। ओके, 3 टाइप के इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक था 352 आर्टिकल, एक था 356 आर्टिकल एंड एक था
360 आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368। हमने बात की थी 368 आर्टिकल की अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने किससे अडॉप्ट किया है, साउथ अफ्रीका से, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 360 आर्टिकल है जो हमें अमेंडमेंट की प्रोविजन प्रोवाइड करता है, ये किस पार्ट में है, ये किस पार्ट में है, ये है 20th पार्ट में, क्योंकि आप तो जानते हैं कि 18 में क्या है, 18 में हमने पढ़ा इमरजेंसी प्रोविजंस, 15 में क्या पढ़ा हमने, इलेक्शन के बारे में, और पार्ट 4 में क्या पढ़ा हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आपका आंसर यही है पार्ट 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज के रिलेशन की बात हो रही है, तो ये किस पार्ट में है। हम अगर आपको बाई चांस सीधा आंसर याद नहीं आ रहा है तो आप और ऑप्शंस देखिए। अब देखिए जैसे पार्ट 15 किससे था, इलेक्शन, ये तो हमारा आंसर नहीं है। पार्ट 18 किससे रिलेटेड था, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी नहीं है। उसके बाद पार्ट 9 किससे रिलेटेड था, पंचायत सिस्टम से। ओके, याद है ना आपको। उसके बाद पार्ट 11 ये किससे है, ये है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरीज। तो हमारा आंसर है पार्ट 11। ठीक है, जब बात आए कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरीज तो इसका पार्ट कौन सा है, 11th। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर टैप करें। थैंक यू।